चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। और कमोडिटी बाजार की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है। बाजार में तेजी मंदी लगातार दिख रही है, कभी तेजी कभी मंदी। तो अब सवाल यह है कि आगे के आउटलुक में क्या कुछ बदलाव है या आगे के आउटलुक में कोई बदलाव नहीं है, तेजी की ही संभावना है, फंडामेंटल तेजी के ही है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आदित्य पेठे हैं, डायरेक्टर हैं वामन हरि पेठे के, वंदना भारती हैं एसएमसी कॉमट्रेड की, और सुनील कुमार कटके हैं हेड ऑफ कमोडिटीज एंड करेंसी एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पेठे जी, क्या आपके हिसाब से आगे के फंडामेंटल में कोई बदलाव है या नहीं है? और दूसरा ये कि जो करेक्शन आया है क्या वो पूरा हो चुका है या अभी और बाकी है? आदित्य पेठे, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो पेठे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 52,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस है। जितना करेक्शन आना था आपके हिसाब से उतना आ चुका है या अभी और गिरावट बाकी है? नहीं, ऐसा एग्जैक्टली कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में मैंने जैसे बोला था कि देखो थोड़ा सा ओवरबॉट रेंज में गोल्ड और सिल्वर हो गया था, तो करेक्शन थोड़ा बहुत आना ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर अपन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे तो भी अभी भी मेरे हिसाब से बुलिश ही है और ये थोड़ा माइनर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्टली कब और भी थोड़ा इधर से नीचे गिर सकता है, बट वी लुक एट मोर लॉन्ग टर्म चार्ट। डेली बेसिस पे हम लोग इतना मॉनिटर नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट मेरे हिसाब से अभी भी बुलिश ही ट्रेंड है। अच्छा, लॉन्ग टर्म चार्ट अभी आपको लगता है कि बुलिश ही है, ठीक है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं जो आपके डोमेन का सवाल है। 56,000 से ऊपर भाव चला गया था, अब गिर के 52,000 पे आ गया है। 4,000 रुपए तक दाम गोल्ड के कम हुए हैं, सिल्वर के दाम भी काफी कम हुए हैं, करीब 10,000 रुपए ऑल टाइम हाई से। तो क्या अब कुछ रिटेल डिमांड इस लेवल पे आपको बढ़ने की उम्मीद दिख रही है क्या? नहीं, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जो रहता है ना, वो डे टू डे मूवमेंट गोल्ड की ट्रैक नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अगर थोड़ा भाव गिरेगा, और मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, उतार चढ़ाव उनको बराबर नहीं लगता है। भाव थोड़ा जो भी प्राइस हो अगर थोड़े दिन के लिए स्टेबल है। मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं रिटेल कंज्यूमर की बात कर रहा हूं। रिटेल कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, जो लोग ज्वेलरी खरीदने का वेट कर रहे थे। यस, नहीं, मेरे हिसाब से जो ज्वेलरी खरीदने का वेट कर रहे थे ना, वो जब भी बाइंग करने को आएंगे तब रेट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये हर टाइम जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ना, उससे कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जो भी बात समझो, अभी 52,000 का रेट है, ये अगर हफ्ता 10 दिन यही रेंज में गिरेगा तो डेफिनेटली गिराकी वापस आएगी। लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर भाव ऊपर और नीचे होता रहेगा तो लोग जनरली ज्वेलरी खरीदने को नहीं आते। दे बेसिकली आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी इन द प्राइस। तो मेरे हिसाब से प्राइस अगर थोड़ा जो भी भाव रहेगा, स्टेबिलिटी आएगी तो ही रिटेल कंज्यूमर वापस ज्वेलरी खरीदने को आएंगे। ठीक बात है। तो आप कहेंगे कि स्टेबल मार्केट होगा तभी रिटेल जो बायर हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो खरीदने के लिए आएंगे ज्वेलरी मार्केट में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सुनील कटके जी, आप बताएं कि आज के कारोबार में इस प्राइस पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी आज भी जारी रहेगी और गोल्ड के प्राइसेस में हमें उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिलेंगे, बट मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकता है। जैसे हमने कल देखा $1,860 का लो बनाया कॉमेक्स पे। इवन रूपी टर्म में गोल्ड तकरीबन 50,000 छू के फिर वापस रिबाउंड होके ऑलमोस्ट 52,000 के प्लस में क्लोज हुआ। तो आज के डे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, इंटरडे ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कोरोना वैक्सीन के फ्रंट पे जो पॉजिटिविटी अभी मार्केट में आई है और इवन जो कोरोना रिलीफ पैकेज के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा रिस्कियर एसेट क्लास की तरफ रुझान जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है इन्वेस्टर्स का। इवन डॉलर थोड़ा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 52,200 से लेके 52,150 के रेंज में बेच के चलना चाहिए इंटरडे में, और 52,360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और मुझे लगता है 51,900 तक का एक लेवल जो है आज की तारीख में देखने को मिल सकता है। ठीक है वंदना जी, बिल्कुल संक्षेप में, चांदी में 347 रुपए की मजबूती है, क्या किया जाए?
मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार करेक्शन जो है आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि कल के मार्केट में भी हम लोग ने दोनों तरफ का मूव देखा था। लेकिन एक क्लैरिटी के बाद अगर 66,450 से नीचे मार्केट आती तभी यहाँ पे सेलिंग करें। मुझे लग रहा है कि एक बार 66,000 तक भी प्राइसेस आ सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 66,000, कह सकते हैं कि 650 के करीब यहाँ पे या 700 तक का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लगा के चले। और मुझे लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में एक करेक्शन जो है वो फिर से आ सकते हैं। ठीक है खटके जी, बिल्कुल संक्षेप में सोने और चांदी, अब यहां से आगे का जो सफर होगा इन दोनों कमोडिटी का, उसमें कहां पर आपको मंदी की गुंजाइश या गिरावट की गुंजाइश ज्यादा दिख रही है और कहां पर बड़ी तेजी या बड़ी आंधी की गुंजाइश दिख रही है? बिल्कुल जी, मुझे मुझे लगता है कि चांदी में जो है थोड़ा एक करेक्शन 60,000 तक का फिर से देखने को मिल सकता है एक बार। अभी 67,000 के रेंज में चल रहा है, तो 60,000 तक का एक प्राइस मतलब 7,000 रुपए का करेक्शन जो है हमें एक बार देखने को मिल सकता है। फिर वहां पे एक बार फिर से हमको रिटेल और इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल सकता है। सोने में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा करेक्शन शायद नहीं मिले, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स जैसे इंटरेस्ट रेट्स का कम होना और जो बॉन्ड यील्ड्स का घटना और इवन रिटेल फ्रंट पे, ईटीएफ फ्रंट पे अभी भी निचले स्तरों पे बाइंग का आना, उस वजह से मुझे लगता है कि 51,000 से 51,500 के रेंज में गोल्ड में अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड नियर टर्म पर्सपेक्टिव से फिर से जो हमारा 56,000 का टारगेट हमने देखा था वो देखने को मिल सकता है। चांदी में 60,000 तक का रेंज जो है दिखता है, तो बाई करना चाहिए। ओके ठीक है ठीक है। अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ग्वार पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्वार की खेती को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो सुनील कटके क्या करें क्रूड में आज के लिए, बाय या सेल? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि थोड़ी तेजी बरकरार रह सकती है। कल की इन्वेंट्री भी ऑलमोस्ट 4.51 मिलियन बैरल कम आई थी एक्सपेक्टेशन से, तो 3,190 के रेंज में बाई करना चाहिए। 3,160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 3,260 तक का टारगेट कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, तो ये रहा है आपकी क्रूड के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्वार की। जी हां, ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने बड़ा एक्शन आता हुआ देखा है। पहले बड़ी तेजी आई, उसके बाद एक तेज करेक्शन का दौर इस हफ्ते में चल रहा है ग्वार में। और जो करेक्शन आया उसके पीछे वजह यह बताई गई कि जो ग्वार के बुआई वाले इलाके हैं वहां पर कुछ बारिश हुई है, लेकिन हकीकत क्या है, क्या ये बारिश इतनी पर्याप्त है जिससे ग्वार की खेती बढ़ जाए, बुआई बढ़ जाए? ग्राउंड सिचुएशन क्या है ग्वार को लेकर के, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जाने माने ग्वार के एक्सपर्ट जो ग्राउंड पर लगातार काम करते हैं, लगातार संपर्क में हैं, पुखरा चोपड़ा बीकानेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पुखरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं कि क्या ताजा हालात हैं ग्वार की खेती को लेकर के, क्योंकि खबर ये आई कि बारिश हुई है खेती वाले इलाकों में, कितनी सच्चाई है और ग्वार की खेती के ताजा हालात क्या हैं? क्या बुआई ठीक ठाक हो जाएगी या बुआई कम रहने वाली है? देखिए मृत्युंजय जी, बुआई का समय अब आज की तारीख में निकल गया है। अब नए सिरे से बुआई नहीं होनी है। पिछले 2-3 दिन बरसातें हुई थी, वो भी बरसातें ऐसी थी कि किसी एरिया में तो बिजाई लायक हो गई, ज्यादातर एरिया में बिजाई लायक बरसात नहीं हुई, तो बिजाई नहीं हो पाई। हम ये आज निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिजाई पिछले साल के मुकाबले बहुत कम होगी। कितनी कम होगी ये तो पूरा सर्वे करने के बाद आंकड़ा आएगा, पर 100% ये बात सही निकलेगी कि बिजाई पिछले साल से बहुत कम होगी। नहरी एरिया में जहां बिजाई की उम्मीद थी वहां भी नरमा, कपास और मूंग ने अपनी जगह ले ली। उसी तरह से बरानी एरिया में जो कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र है वहां भी मूंग के भाव ज्यादा होने से मूंग की बिजाई ने उस जगह को रोक लिया है, यानी मूंग की तरफ बिजाई हो गई। बरानी एरिया का जो बड़ा क्षेत्र है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, वो लगभग आप मानिए कि सूखा ही रह गया। वहां के लोगों से हम बात करें, किसानों से बात करेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि 30-35% ही बिजाई हो पाएगी या हुई है, उससे ज्यादा नहीं हो गई। अब जैसे मैं अपने बीकानेर जिले की बात करूं, नागौर जिले की बात करूं, तो नागौर भरपूर बिजाई बरसात है, वहां भी मूंग की बिजाई ज्यादा है। बीकानेर जिले के अंदर भी बरसात कम है और बिजाई बहुत कम है। कुल मिलाकर मृत्युंजय जी ये मान सकते हैं कि बिजाई पिछले साल के मुकाबले काफी कम होगी। इसके साथ में मृत्युंजय जी, मैं एक बात और दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि जो सरकार की बिजाई के आंकड़े आते हैं
और हम जो व्यापारी इकट्ठे करते हैं उसमें बहुत फर्क रहता है। इसकी वजह ये होती है कि जो बंजर एरिया है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों ने जमीन ले रखी है, वो गिरदावरी के अंदर पटवारी को बिजाई बता देते हैं, तो रिकॉर्ड में बिजाई आ जाती है। हालांकि वहां पे घास का एक दिन का भी नहीं होता और न बिजाई होती है। ये सब आयकर बचाने की कवायद के रूप में होता है, इसलिए सरकारी आंकड़ों पे ज्यादा भरोसा करना हमें ठीक नहीं लगता। मृत्युंजय जी, ये बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट पुखराज जी ने बताई है। और आपको एक बार फिर से बता दें, जो हमारे दर्शक ग्वार बेल्ट के नहीं है, जो शब्दावली को लेकर थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि बरानी और नहरी इलाका क्या होता है, तो नहरी इलाका वो होता है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था होती है और जहां पर मानसून की बारिश पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। और उन इलाकों में भी पुखराज जी कह रहे हैं कि बुआई के आंकड़े बहुत संतोषजनक नहीं है, वहां पर भी बुआई कम हुई है। जो बरानी का जिक्र किया उन्होंने शब्द बरानी वो इलाका होता है जहां पर खेती के लिए मानसूनी बारिश पर निर्भर रहते हैं लोग, और उन इलाकों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो कुल मिलाकर जो पुखराज जी कह रहे हैं कि बुआई के आंकड़े लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत कम रहने वाले हैं, क्योंकि बुआई का सीजन निकल चुका है। ये एक बड़ी बात है। पुखराज जी, जो बरानी और नहरी का मैंने समझाया ठीक है या इसमें कुछ गड़बड़ है? अगर आप कुछ साफ करना चाहें। नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया, बिल्कुल आपने सही बताया। बरानी की परिभाषा ये है, नहरी की परिभाषा वो है। एकदम बिल्कुल आपने सही बताया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मृत्युंजय जी। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं खेती को लेकर चिंता बिल्कुल है। अब देखना होगा आगे बारिश को लेकर के क्या हालात बनते हैं। एक छोटा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कुछ आगे के लिए, क्योंकि आप लोग मौसम को भी ट्रैक करते रहते हैं आसपास के इलाके में, आज कुछ बारिश की संभावना दिख रही है, हो रही है, या आज की क्या रिपोर्ट है बारिश को लेकर? जी, कमाल की बात है, आज सुबह से दक्षिणी हवाएं चल रही है, वो भी ठंडी है, तो नजदीक बारिश के आसार नहीं लगते। हाँ। अब आगे यदि बरसात हो जाती है, मान लीजिए 5 mm 10 mm बारिश होती है आगे, तो जो बिजाई हो चुकी है उसमें खास तौर से नरमा, कपास, मूंग, इन बिजाई पे अच्छा फायदा हो जाएगा। हाँ, जिन्होंने गवार अभी बिजाई कर रखा है, यदि 10-15 दिन बाद में उनको थोड़ी बारिश मिलती है तो जीवन दान मिल जाएगा। अगर 10-15 दिन बारिश नहीं मिलती होती है तो ये जो अभी कम बरसात में कम पानी में जो बिजाई की है ना, उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। जी मृत्युंजय जी, मैं आप कहें तो मैं एक बात और शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका ग्वार पर ये। जी बिल्कुल संक्षेप में सर। हाँ जी, संक्षेप में, यहाँ पे टिड्डियां जो आई थी, उन्होंने खेतों के अंदर वो जो अंडे दे दिए थे, जिसको हम फाके बोलते हैं, उसका उत्पादन होना शुरू हो गया। तो बहुत से 900 हेक्टेयर में तो अभी हेलीकॉप्टर से वो फाकों को मारा गया, पर बहुत बड़े क्षेत्र में ये फाका अभी तक मौजूद है। ये भी चिंता का विषय है, मैं इसमें शेयर करना चाहता था आपसे। ओहो, बड़ा, ये भी आपने ध्यान में दिलाया। बहुत अच्छी खबर, मतलब अच्छी खबर इन द सेंस की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। खबर तो खराब है खेती के लिहाज से, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।